कंप्लीट सिविल सर्विस पे मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और देखिएगा कि ये दृष्टि आईएएस का 72वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग। उसमें हम लोग फुल लेंथ अब टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं लोग। तो ये फुल लेंथ टेस्ट होगा, तो इसे देखना है। तो चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा सही उत्तर पहला में दिया गया है कि भारत सरकार ने डॉक्टर अरविंद पनगरिया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये आपका एकदम सही है। आयोग ने केंद्रीय करों के कुल हिस्सों में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की है। ये आपका गलत हो जाएगा। 42% नहीं, आपका 41% 2031-32 या कहें कि 2030 के आसपास तक ये कर दिया गया है 41%। अब यहाँ पे देखिएगा 2-3 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहला नंबर की जो है वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 के तहत इसका स्थापित किया गया है और ये इसका काम क्या है, तो राज्य और केंद्र के बीच में करों का बंटवारा करना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें आपका पहला सही था, बाकी दूसरा का गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर में पूछा जा रहा है आईपीएल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को पराजित किया, एकदम सही है। फाइनल मैच में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। रोहित शर्मा पूरे आईपीएल सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि वैभव सूर्यवंशी 16 मैचों में 776 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और ऑरेंज कैंप इनको दिया गया, तो ये याद रखेगा। और चौथा में देखिए कि आईपीएल का फाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। कोलकाता के ईडन गार्डन में नहीं, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम रामसर स्थल के रूप में किस स्थल को घोषित किया गया है। तो थोड़ा सा इसके पहले हम लोग देख लिया जाए, चाहे इसका आंसर पहले देख लिया जाए। इसका आंसर आपका हो जाएगा कोपरा जलाशय, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और पटना जलाशय ये कहाँ पे है, तो यूपी में है, ये आप याद रखेगा। अब यहाँ पे देखिए रामसर स्थल का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जो दलदली भूमि हो या नमी युक्त भूमि हो, तो उसके आसपास का जो भूमि रहता है जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। तो अगर उसका क्षय हो रहा है, वो खत्म हो रहा है या नष्ट हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो उसको रामसर स्थल सूची में शामिल किया जाता है। रामसर स्थल जो है ईरान में एक जगह का नाम है। यहीं पे पहला इससे संबंधित बैठक हुआ था 1972 में और 1981 में भारत इसमें शामिल हुआ। तो ये आपका प्रिवेट करने के लिए या कहें कि इसको सुरक्षित करने के लिए इसमें शामिल किया जाता है। तो ये याद रखेगा, हर साल 2 फरवरी को रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, कोपरा जलाशय। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है निर्वाचन के बाद श्री सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि 10वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, 10वीं बार ये शपथ लिए थे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि ये सम्राट चौधरी अभी अप्रैल की मार्च में बने थे और ये 24वें मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरका में दिया है मैथिली ठाकुर निर्वाचन में सबसे युवा विधायक चुनी गई हैं, ये आपका एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है महाराष्ट्र की झांकी गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, एकदम सही है। और 2025 में देखिएगा कि यूपी का जो है जो मंदिर है अयोध्या मंदिर, उस पे वो प्रथम स्थान हासिल किया था 2025 में।
चलिए अगला देखेंगे ऑप्शन। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भारतीय थल सेना ने जीता, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में मर्चेंट दल का पुरस्कार भारतीय नौसेना के द्वारा जीता गया है, ना कि थल सेना के द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर। केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन बताना है। तो देखिए पहला में दिया गया है कि वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.3% निर्धारित किया गया है, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बजट में राजस्व घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 रखा गया है, 1.5 रखा गया है, तो ये आपका गलत है। सभी मंत्रालय में सर्वाधिक आवंटन जल शक्ति मंत्रालय को दिया गया है, ये भी आपका गलत है। रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। बजट प्रावधान के अनुसार आयकर अधिनियम 2025 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2026 के फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेन के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और ये इनके कैरियर का पहला ये फ्रेंच ओपन किताब है, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है वर्ल्ड आचारी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शीतल देवी हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये 19 वर्षीय हैं, तीरंदाजी से संबंधित हैं, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि बिहार सरकार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनः जीवन की घोषणा किया है, एकदम सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था और ये पाल वंश से संबंधित है, एकदम सही है। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने अपने सैन्य अभियान के दौरान नष्ट किया था, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्म श्री सम्मान प्रदान नहीं किया गया है, तो इसमें से कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए कि शारदा सिंह को तो पिछले वर्ष दिया गया था, तो ये इसमें नहीं आएंगे। बाकी श्री भगत सिंह भारती, श्री विश्व बंधु और श्री गोपाल जी त्रिवेदी, ये तीनों शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में दिया गया है यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ किया गया था, एकदम सही है। और देखिए कि इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थाओं में इंटर्नशिप अवसर कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 4,000 से 6,000 मासिक वेतन सहायता प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025-26 के बाफ्ता पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बुंगू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और देखिए कि बुंगू एक मणिपुर भाषा का ये आपका पिक्चर फिल्म है और जिसका देखिए कि निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें देखिए कि राइट आंसर आपका हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को हाल ही में 2011-12 से बदलकर क्या कर दिया गया है, तो देखिए कि 2011-12 से बदलकर 2000 आपका 22-23 कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में यातायात से संबंध कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक मुक्त यातायात चालान निपटारा योजना, ऑप्शन नंबर सी सही है।
देखिए कि यह नागरिकों को लंबित यातायात ई चालान की निपटारा के लिए 50% की छूट पर करने का ये सुविधा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का हाल ही में नया नाम क्या किया गया है? तो इसका नाम चेंज करके देखिएगा कि आपका अब्बू राज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का बात किया जा रहा है, अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण विकास से संबंधित है, एकदम सही है। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिवस के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी दिया जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नहीं, जो गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आते हैं उन्हें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इनमें मानक आवंटन और अधिकांश राज्यों के लिए 60-40 तथा उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में इसमें साझाकर अनुपात प्रावधान है। ये आपका एकदम सही है। इसमें 60% आपका केंद्र देता है और 40% जो पैसा होता है राज्य देता है। लेकिन वहीं पे पूर्वोत्तर में देखिएगा तो पूर्वोत्तर में 90-10 ये अनुपात हो जाता है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी पटना में स्थापित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका देखिए कि बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये भी पूछ सकता है ऐसे करके। तो परम रुद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, पटना आईआईटी में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, उड़ान 2.0 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, उड़ान 2.0 भारत में क्षेत्रीय वायु संपर्क को सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लिए प्रारंभ किया गया है, एकदम सही है। इस योजना में जल विमान अड्डों और हेलीपैडों के विकास को सम्मिलित किया गया है, ये भी सही है। उड़ान 2 का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये गृह मंत्रालय नहीं होता है। इसका नोडल मंत्रालय देखिए कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो जाएगा, तो ये आप याद रखेगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि अभ्यास काकाडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, अभ्यास काकाडू एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, एकदम सही है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ये भी सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य सहभागी नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग और परस्पर संचालन क्षमता को सुदृढ़ यानी मजबूत करना है, ये भी सही है, तीनों सही है। भारत भी इस समय में भाग लिया था, ये भी आपका सही है। तो ये चारों ऑप्शन देखिएगा कि आपका सही है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी पूछ सकता है कि भारत का कौन सा जहाज इसमें शामिल हुआ था, तो P-81 याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिएगा कि इसमें आपका इसका उद्देश्य भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहन करना है, एकदम सही है। यूरोपीय संघ भारत के प्रमुख व्यापारी भागीदारियों में से एक है, ये भी आपका सही है। प्रस्ताव समझौता केवल कृषि उत्पादों तक सीमित है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें कृषि तो शामिल है ही, इसमें व्यापार सेवा निवेश आर्थिक विषय बहुत सारा इसमें शामिल है, तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें आपका विचार करना है। तो सही पूछ रहा है कि गलत, ये नहीं दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही ही पूछ रहा होगा। तो इसमें देखिएगा, कुल बजटीय परिव्यय 3,47,00,000 करोड़ से अधिक है, ये आपका एकदम सही है। बजट में 10 नए दूरगामी मार्गों का निर्माण की घोषणा किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि ये सब आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए,
तो देखिए कि पिछले वर्ष के तुलना में ये इसमें 30,000 करोड़ अधिक इसमें आपका बजट पेश किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र मलिंगा, महेंद्र मलिंगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और क्यों दिया गया है इनके? तो इनका एक कृति है, इनके द्वारा लिखा गया है प्रबंध संग्रह, प्रबंध संग्रह लिखा गया है। और देखिए कि ये एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मधुमक्खियों को जीवित प्रणाली के रूप में वैधानिक अधिकार प्रदान किया है? तो वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, ये किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेरू के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा आपका कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि ये 14 से 15 दिसंबर किया जाएगा 2026 में, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड एवं गुजरात के उत्तराखंड एवं गुजरात के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए ये यूजीसी जो है, यूजीसी यानी समान नागरिक संहिता, सबसे पहले आपका उत्तराखंड हो जाएगा, तो यूके याद रखेगा। उसके बाद देखिए कि गुजरात, गुजरात किया था, और गुजरात के बाद आपका तीसरा का जो राज्य है असम है। तो ये तीनों क्रम से याद रखना है। राजगीर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 के बाद 28 नंबर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में बिहार के किस शहर में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का विशाल प्रदर्शनी आयोजित की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये मोतिहारी में किया गया है, जो कि मोतिहारी कहाँ पड़ता है? तो बिहार के उत्तरी राज्य के अंतर्गत आ जाएगा और पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सम्राट चौधरी बिहार के देश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये तो हम अभी बताए थे 24वें हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, बिहार विद्युत वाहन संशोधन नीति 2026 का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक बिहार में सभी नए वाहन पंजीकरण में विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी कम से कम कितना करना है? तो कम से कम 30% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के बारे में बताना है, और इसमें ये नहीं दिया गया है कि सही बताना है कि गलत। तो देखिए कि सही ही पूछ रहा होगा। इसमें दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, एकदम गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद हेतु पात्र होता है, यहाँ पे दिया गया है नहीं होते हैं। संघ के खाते से संबंधित लेखा परीक्षक परिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, ये आपका एकदम सही है। तो देखिए कि ये गलत है, और देखिए कि ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के विभिन्न सूचियों से संबंधित निम्नलिखित विषय पर विचार करना है, और कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो देखिए कि आपका भारत को मतलब कि जितना ये है संविधान में, तो इनमें 3 सूची में विभाजित किया गया है, या कहें कि 4 सूची में विभाजित किया गया है। पहला संघ सूची हो जाएगा, इसमें अगर शामिल कोई विषय है तो वो केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेता है। उसके बाद राज्य सूची हो जाएगा, ये राज्य सूची पे अगर कोई निर्णय लेना है तो राज्य सरकार लेता है। उसके बाद समवर्ती सूची आता है। समवर्ती सूची में देखिए कि संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि अगर दोनों एक ही विषय पे बनाएंगे तो संघ का सर्वोच्च माना जाएगा। तो ये 3 सूची तो आप याद रखेगा। एक होता है अवशिष्ट सूची,
तो ये मतलब वो किसी सूची में शामिल नहीं होता है, तो अवशिष्ट भाग जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है और ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि समवर्ती सूची में कौन आता है। तो इसमें देखिए कि पहला में दिया गया है वन वन, ये आपका दोनों में आएगा, यानी कि संघ और राज्य, तो ये समवर्ती सूची में आएगा। उसके बाद लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत है। पुलिस और प्रशासन, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विद्युत, ये दोनों में आ जाएगा। विवाह विच्छेद, ये भी दोनों में आ जाएगा, यानी कि ये सब सम सूची के अंतर्गत आएगा, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक उदार बौद्धिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। तो इसमें आपका देखिएगा पहला में दिया गया है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ये आपका एकदम सही है। राज्यों को ये निर्देश देता है, राज्य के नीति निर्देश कि ऐसा बनाना चाहिए, और आर्टिकल 44 के तहत, तो ये आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आपका देखिएगा दूसरा में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आर्टिकल 40 में दिया गया है। और देखिए कि ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, तो ये उदारवादी सिद्धांत में नहीं आएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी आपका उदारवादी के अंतर्गत आ जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, आर्टिकल 50 में दिया गया है, ये भी आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो 1, 3, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। तो इसमें देखिएगा 34 में दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो पहला में दिया गया है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9वीं अनुसूची जब जोड़ा गया या प्रथम संविधान संशोधन किया गया तो किस राज्य के लिए किया गया, तो बिहार के लिए किया गया, ये याद रखेगा। और दूसरा का देखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता 3 शब्द ऐसे जोड़े गए, तो ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, ये मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसे आपका कानूनी अधिकार बनाया गया। और आर्टिकल 31 के हटा के इसे 300 के कम में रखा गया, तो ये आप याद रखिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अगला देखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, एकदम सही है। पहला पंचायती राज देखिए कहाँ स्थापना किया गया है, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आप याद रखिएगा। और 1959 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है किसी राज्य की विधान परिषद का गठन या उन्मूलन संसद द्वारा किया जा सकता है यदि उस राज्य की विधानसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करे, एकदम सही है। धन विधेयक के पारित होने में विधान परिषद को विधानसभा के समान शक्तियां प्राप्त है, ये आपका गलत हो जाएगा। विधानसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, देखिए कि विधान परिषद उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, तो ये आपका देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद की कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य कथन बताना है। पहला में दिया गया है कि संसद में कार्य केवल हिंदी में होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी को संसद में अभिव्यक्ति का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है, ये आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर, भारत का संविधान मूल कर्तव्यों का प्रावधान करता है, मूल्य कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है ये नागरिक को स्मरण कराने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये आपका एकदम सही है। ये न्यायालय द्वारा उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय है जैसा मूल अधिकार है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका जो नागरिक होते हैं उनके स्व विवेक पे आधारित है। ये संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है, एकदम सही है। इन्हें संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया।
तो देखिए कि ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपके 1976 के तहत जोड़ा गया है, आपका 78 के तहत नहीं। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा-सा मूल कर्तव्य के बारे में देख लिया जाए। मूल कर्तव्य जो है वर्तमान में 11 प्रकार का मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य क्या होता है, तो ये संविधान के या अपने देश के प्रति जो भावना है उसी को इसमें दर्शाया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्तों और पदावधि का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, संसद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा ये किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो चलिए देखा जाए। पहला में दिया गया है कि प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके क्षेत्र विस्तार से संबंधित है, ये आपका एकदम सही है। द्वितीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के स्वरूपों से संबंधित है, ये देखिए कि ये सही नहीं होगा। शपथ अथवा प्रतिज्ञान ये तीसरा अनुसूची में दिया गया है, ना कि दूसरा अनुसूची में, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कि संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। सप्तम अनुसूची देखिए, यह 7वां अनुसूची संघ राज्यों के बीच विषय के विभाजन से संबंधित है, ये आपका एकदम सही है। संघ और राज्यों के बीच जो सूची है उसको विभाजित करता है। 10वीं अनुसूची यानी 10वां अनुसूची पंचायतों से संबंधित, ये भी आपका गलत है। 10वां अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। किस राज्य में पंचायतों के या किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव कराने का अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो ये तो आप भी जानते होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और संविधान की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य कथन बताना है, तो देखिए कि इसे निश्चित तथा तात्कालीन लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, तो देखिए कि ये आपका भारत सरकार तथा एक अधिक राज्यों के बीच विवाद जब होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महादेव लाल सराफ के द्वारा ये किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए कि नमक आंदोलन कब स्टार्ट होता है, तो 1930 में स्टार्ट होता है। साबरमती आश्रम से दांडी तक का यात्रा किया जाता है, और देखिए सॉरी, दांडी से साबरमती आश्रम का यात्रा किया जाता है, और वहाँ पे पहुँच के गांधी जी के द्वारा समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है और नमक कानून तोड़ा जाता है। तो उस समय देखिए कि बिहार के भागलपुर में इसका नेतृत्व महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक का अगर बात किया जाए तो मुरली मोहन प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए सर्च लाइट समाचार पत्र से उनके संपादन के रूप में जुड़े हुए थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, किस केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है या की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय बजट 1992-93 में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि 90 के दशक के आसपास में भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा गया था और 1991 में इसका सुधार किया जाता है और निजीकरण और उदारवादी नीति दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की
पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए कि पंचवर्षीय योजना जो है, योजना आयोग के द्वारा ये संपादित किया जाता था और इसे बनाने का काम राज्य विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। और देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला, और अंतिम पंचवर्षीय योजना आपका 12वां पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ, 13वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था। उसी समय इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें देखिएगा कि कौन कौन हो जाएगा। तो आर्थिक समृद्धि हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा, आत्मनिर्भर, असमानताओं में कमी, चारों का चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। देखिए कि पहला में दिया गया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का प्राथमिक मापक है, एकदम सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का आकलन करता है, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है, ये भी सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की टोकरी में संशोधित की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि समय के साथ परिवारों के उपभोग प्रतिरूप स्थिर होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। संशोधन किया जाता है समय समय पे। तो 1 और 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक पूंजी रूपरेखा पर बिमल जमाल समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था, और इसे राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? तो मुंबई में है। तो ये आप याद रखिएगा, मुंबई हो जाएगा। और ये बैंकों का बैंक है, यह भारत सरकार की तरफ से ये बैंक के रूप में काम करता है, और सभी बैंकों के लिए ये आपका नियम बनाता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत के उर्वरक आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, भारत विश्व के सबसे बड़े उर्वरक आयातकों में से एक है, एकदम सही है। वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की बढ़ती कीमतें भारत के उर्वरक अनुदान भार को बढ़ा सकती है, ये भी आपका सही है। पश्चिमी एशिया युद्ध से पूर्व भारत की यूरिया आयात में खाड़ी देशों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, ये भी सही है। भारत केवल चीन से उर्वरक का आयात करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि केवल एक देश से आयात नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालू खाते के घाटे अथवा चालू खाते के अधिशेष की गणना करते समय ध्यान में रखा जाता है? तो इसमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका कौन कौन हो जाएगा। तो वस्तुओं का व्यापार एकदम सही है। प्रेषण का भी ध्यान रखा जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर प्रवाह, ये आपका गलत हो जाएगा, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। सेवाओं का निर्यात, ये आपका 1 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उत्पाद पे लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किस पे लगाया जाता है। तो देखिएगा कि पेट्रोलियम उत्पाद और कच्चे तेल पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कृषि तो आप जानते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा, इलेक्ट्रिक समवर्ती सूची, और कपड़ा भी आपका समवर्ती सूची में आ जाएगा। तो पेट्रोलियम उत्पादन और कच्चा तेल ये आपका अवशिष्ट जो शक्ति होता है उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को प्राप्त होने वाले प्रेषण मतलब कि जो भारतीय हैं विदेश गए हैं और वहां से जो पैसा कमा के भेजते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि प्रेषण भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करते हैं तथा व्यापार घाटे से उत्पन्न दबाव को आंशिक रूप से संतुलित करते हैं, ये सही है। भारत को प्राप्त कुल प्रेषणों में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी सत्र 2016-17 और 23-24 के बीच बढ़ी है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये घाटा है 2016-17 और 2023-24। यहाँ पे आंशिक रूप से हमेशा युद्ध की संभावना बढ़ने के कारण यहाँ पे घाटा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में देखिएगा, देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक है। ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा क्योंकि भारत सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक नहीं है, ये सेकेंड नंबर पे है, तो ये आप याद रखिएगा। भारत की आयात बिल में कच्चे तेल के बाद स्वर्ण दूसरा सबसे बड़ा मद है, ये आपका एकदम सही है। देखिए कि 78 बिलियन डॉलर के आसपास में इसका खरीदारी हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व अनुमान बाजार यानी प्री प्रेडिक्शन मार्केट क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऐसा मंच जहां उपयोगकर्ता वास्तविक विश्व की घटनाओं के परिणामों के आधार पर अनुबंधों का व्यापार करते हैं, यानी कि पहले ही ये पता लगाया जाता है अनुमान के अनुसार कि घाटा लगेगा या फायदा होगा या कौन सा वस्तु का दाम चढ़ेगा उतरेगा, तो ये पूरा पूर्वानुमान बाजार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने जिले बिहार की राजधानी पटना जिले के समर्पित है, यानी कि सटा हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 9 जिला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और बिहार की राजधानी से 9 जिला कौन कौन सटा हुआ है अगर ये पूछ दे तो उसमें ऑप्शन देगा 2-3 और पूछेगा कि कौन इसमें से नहीं है। तो देखिए कि अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये सब सटा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये तो आप भी जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। महिला या पुरुष दोनों में सर्वाधिक है, और धान में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है और आपका गेहूँ भी सबसे ज़्यादा होता है। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम अगर देखा जाए तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और गया में सबसे ज़्यादा है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लिया जाए। गया में देखिए कि गया का नाम गया जी कर दिया गया है, और गया सबसे ज़्यादा हॉट स्थल है बिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो सबसे गर्म जगह कौन सा है? गया है। सबसे ठंडा जगह कौन सा है? गया है। तो ये याद रखिएगा। पश्चिम चंपारण की अगर बात किया जाए तो बिहार में ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के डिस्ट्रिक्ट से जिला है, और देखिए कि नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है, तो ये याद रखिएगा। और जो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है, दूसरा का तो जमुई में बनेगा लेकिन अभी बना नहीं है, तो ये यहीं पे है। किशनगंज से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ पे होती है? तो किशनगंज में। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? तो किशनगंज में। तो ये आप याद रखिएगा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रमुख रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णपाती वन पाया जाता है, यानी कि एक खास मौसम में ये अपना पत्ता गिरा देता है लोग। तो ये आप याद रखिएगा। ठंडा के दिनों में देखिएगा कि ज़्यादातर जो पेड़ पौधा होता है बिहार का वो अपना पत्ता गिरा देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पुनपुन नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? तो पुनपुन नदी का उद्गम का अगर बात किया जाए किस क्षेत्र से होगा, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पत्थर कटी पाषाण शिल्प बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ये तो गया जिले में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गया जिला में पत्थर काट के मूर्ति बनाने के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला मखाना को भौगोलिक उपदर्शन प्रमाण किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2022 में प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए मिथिला और मखाना का बात किया जाए तो मखाना उत्पादन में पूरे देश में या कहेंगे पूरे विश्व में बिहार प्रथम स्थान पे है। बिहार से राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 सीट है, तो ये तो आप भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राम दुलारी सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में अभ्रक निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि मुंगेर में भी पाया जाता है और नवादा में भी पाया जाता है।
मुंगेर, नवादा और गया तीनों जिला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिएगा, पहला में दिया गया प्रकाश दोहरी प्राकृतिक प्रदर्शन करता है, एक तरंग और एक कण दोनों रूप में व्यवहार करता है। तो देखिएगा, ये आपका एकदम सही है, ये दोनों रूप में काम करता है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो देखिए कि जब ये सूर्य से चलता है तो ये फोटोन के रूप में चलता है, यानी कि छोटा छोटा इसका अपने पॉकेट के रूप में बंद रहता है। जब टकराता है तो वहाँ टूटता है और वहाँ पे ऊर्जा विखेरित करता है। और देखिए कि ये एक तरंग के रूप में भी चलता है, यानी कि देखिए कि जैसे और तरंग है एक्स रे वाई रे, तो उस तरंग के रूप में ये काम करता है। तो ये आपका सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तथा इसका मान लगभग 3 × 10⁸ ये होता है, एकदम सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी कि जब आप हजामत बनाने जाते हैं तो वहाँ पे जो दर्पण लगाया जाता है, तो वो कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि इसके रंग प्राथमिक इंद्रधनुष के विपरीत क्रम में होता है, एकदम सही होगा। और देखिए कि जब भी इंद्रधनुष बनता है तो जैसे कि पूरब में अगर सूर्य है तो ये पश्चिम में बनेगा, अगर पश्चिम में सूर्य है तो ये पूरब में बनेगा, यानी कि उसका उल्टा कंडीशन में बनता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन को नाभिकीय संलयन से सही ढंग से अलग करता है। तो इसमें देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन भारी नाभिक के विभाजन के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करती है, जबकि नाभिकीय संलयन ऊर्जा मुक्त करने के लिए प्रकाश नाभिक को फ्यूज के रूप में फ्यूज करता है। ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और जो परमाणु बम होता है नाभिकीय नहीं सॉरी, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है, और परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, वर्ष 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका खोज हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर में जल और ग्रेफाइट छड़ों का उपयोग मॉडरेट के रूप में किया जाता है, एकदम सही है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें न्यूट्रॉन को मुक्त करके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। ये आपका गलत हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझ लिया जाए तो देखिएगा, पहले इसके बारे में देख लिया जाए उसके बाद देखा जाएगा। तो देखिएगा कि नियंत्रण छड़ें ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करता है लोग, ना कि छोड़ के। और इसमें कैडमियम और बोरॉन का छड़ होता है। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा किसका होता है, तो कैडमियम और बोरॉन का। और इसमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है ये भी पूछ सकता है। तो यूरेनियम आमतौर पे किया जाता है। तो यू आपका 235 तो जानते ही होंगे। और प्लूटोनियम और पोलोनियम नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें गलत कथन चुनना है। पहला में दिया गया है, यह एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है, एकदम सही है। यह एक केंद्रीकृत मुद्रा है जो पूरी तरीके से किसी भी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित है। ये आपका देखिए कि केंद्रीकृत मुद्रा नहीं है, ये सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। एथेरियम और लिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण है, ये आपका सही है।
क्रिप्टो करेंसी के साथ लेन-देन एक सार्वजनिक डिजिटल लेजर पर दर्ज किए जाते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक तो आप भी जानते हैं, आपका कौन सा हो जाएगा? तो कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, और वोल्ट तो जानते हैं कि ये वोल्ट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का उदाहरण है? तो ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का उदाहरण है। तो पहला में दिया गया है दीपक की बत्ती में तेल स्तर में वृद्धि, ये आपका सही हो जाएगा। पेपर टॉवल से जल का अवशोषण, ये भी सही है। माउंटेन पेन में स्याही खींचना, ये भी सही है। पौधे की जड़ द्वारा मिट्टी से जल खींचना, ये भी सही है। 1 2 3 4 ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सयांता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन इसमें चुनना है। पहला में दिया गया है कि सयांता किसी द्रव के प्रवाह के प्रति प्रतिरोध का माप है, एकदम सही है। गैसों की सयांता सामान्यतः द्रव की सयांता से अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा। द्रव की सयांता ज़्यादा होता है। एक आदर्श तरल पदार्थ की सयांता शून्य होती है, एकदम सही है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों की सयांता कम होती है, ये भी सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गलत इसमें पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में दिया गया है उनके पास एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होता है, ये आपका देखिए कि सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अच्छा सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए कि केवल पशु कोशिका में आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति देखिएगा कि ये आपका केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, और प्लास्टस भी ये भी केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। नाभिक देखिएगा कि ये दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि इधर रोग दिया गया है और इधर कारक दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें मिलान करना है, और जो सही नहीं होगा वही आंसर होगा। देखिए कि फाइलेरिया जो होता है ये वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के कारण होता है, एकदम सही है। अमेबियासिस ये एंटोमाइलियोबिया हिस्टोरिका के कारण होता है, ये भी सही है। गोनोरिया देखिए कि ये आपका ट्रेपोना पैलेडियम के कारण नहीं होता है, ये आपका होता है निसेरिया गेनोरिया के कारण, तो ये आप याद रखेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। गैस्ट्रिक अल्सर देखिए कि हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी के कारण होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, इसका गलत पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागत विकार नहीं है? तो इसमें बताना है कि वंश के साथ कौन सा विकार इसमें नहीं है। तो पहला में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अच्छा, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका देखिएगा तो इसमें देखिए कि ये तीनों का तीनों ऐसा विकार है जो अनुवांशिक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अनुवांशिक नहीं है। देखिए कि हीमोफिलियस या कलर ब्लाइंड में आपका ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है, कोई रंग दिखाई नहीं देगा। और थैलेसीमिया में देखिएगा इस प्रकार व्यक्ति वाले हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने में असमर्थ हो जाते हैं, और लाल रुधिर कोशिकाओं में वर्णक ऊतकों को ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। यह हीमोग्लोबिन उत्पादन को नियंत्रित करने वाले जीन के दोष होते हैं, तो ये आपका देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, यानी कि अग्नाशय के द्वारा नियंत्रित होता है या निकलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसुलिन, तो होगा ही होगा, और इंसुलिन के कमी से जानते ही हैं कि मधुमेह रोग होता है। आपका इंसुलिन और ग्लूकागन भी होता है, ये भी हो जाएगा। एड्रेनालिन और कैल्सिटोसिन ये नहीं होगा, तो एक और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है? तो ये देखिएगा कि आपका लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। लैक्टेस तो जानते ही हैं कि ये दूध से निकलता है, और एमाइलेज भी आप जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्वत रुधिर कोशिकाएं को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए रुधिर जो होता है इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, जनरली 2 भागों में। एक आरबीसी जो रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसका काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रवाहित करना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, ये वाइट ब्लड सेल होता है, और इसमें इसका कार्य होता है कि जितने रोगाणु आता है तो उसको ये नष्ट करता है और रोगाणुओं से बचाता है, तो प्रतिरक्षा ये करता है, तो ये याद रखेगा। और एक तीसरा का प्लाज्मा इसमें मिला रहता है, तभी ये द्रवित अवस्था में रहता है। तो ये तीनों चीज़ मिलके ब्लड का निर्माण करता है लोग। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है अस्थि निम्नलिखित में से किस उत्तक का उदाहरण है? तो देखिए कि अस्थि जो होता है ये आपका संयोजिक उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए संयोजिक उत्तक का मतलब क्या होगा? अस्थि इस उत्तक का यह संरचना ढांचा प्रदान करता है जो शरीर को सहायता देता है और मांसपेशियों को सहायता देता है, प्रमुख अंगों को सहारा देता है और उत्तक मजबूत और गैर लचीला बनाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र तो जानते ही हैं कि जो सोचने समझने और पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। आगे और भी मिलेगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन रिक्ताओं के लिए सत्य है? तो रिक्तियाओं के लिए ये सत्य इसमें कथन चुनना है। तो आपका प्रथम में दिया गया है कि वे पशु कोशिकाओं में छोटी होती हैं जबकि पौधे की कोशिकाओं में बहुत बड़ा रिक्तकाय होते हैं। ये आपका देखिएगा एकदम सही है। पौधे की कोशिकाओं में ये स्थिति बनाए रखती है और कोशिकाओं को संरचनात्मक कठोरता देती है, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन है दंत वल्क के प्राथमिक घटक क्या हैं? तो जो दांत के ऊपर जो रहता है और ये शरीर का सबसे कठोर भाग भी है, देखिए कि कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीपायरेटिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है कि वे शरीर के तापमान को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं, एकदम सही है। एंटीपायरेटिक्स ये शरीर के तापमान को कम करता है। एस्प्रिन, पैरासीटामोल और फेनासेटोनिन आमतौर पर एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है। देखिए कि जब बुखार लगता है तो पैरासीटामोल तो ये जनरल दवा है बहुत, और एस्प्रिन भी इसका दवा है जब सर दर्द और थकान महसूस होगा, बुखार लगेगा तो, और फेनासेटिन भी है, तो ये तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुताई में निम्नलिखित में से किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो जब पुताई करते हैं लोग तो चूना का उसमें उपयोग किया जाता है, तो देखिए कि उसी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 के बाद 88 नंबर जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट होता है, इसके कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि जब इसे गर्म किया जाता है तो इसका अस्थायी कठोरता पिघल जाता है और इसे छान के ये निकाला जा सकता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि मृदु पेय के निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मृदु पेय में आपका कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका कार्बनिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए कि अम्ल एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। पीएच मान के आधार पे अम्ल और क्षार को डिवाइड किया गया है। अगर 7 रहेगा पीएच मान
तो ये उदासीन रहेगा, 7 से कम रहेगा तो ये अम्ल रहेगा, और 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षार होता है। और देखिए कि 0 से लेके 14 के बीच में इसका मान निर्देशित किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ये तो इतना तो समझ गए होंगे। तो 89 का राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाइक्रोम के निम्नलिखित में से कौन से गुण इसे विद्युत ताप तत्वों और इग्निशन सिस्टम में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊष्मा। देखिए कि उच्च ऊष्मा प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध और ऊंचे तापमान पर स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नाइक्रोम के जो तार होता है इसी से देखिएगा कि आपका हीटर बनाया जाता है, जिस पे खाना बनता है या ठंडा के दिनों में उपयोग किया जाता है गर्मी के लिए। तो इसी का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये उच्च ऊष्मा प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध और ऊंचे तापमान पे स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तेल को किस प्रकार के खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो तेल के जो होता है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका सिलिकेट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, इल्मेनाइट किसका अयस्क है। तो इल्मेनाइट से क्या बनता है ये पूछा जा रहा है। तो टाइटेनियम धातु का ये अयस्क है। अयस्क का मतलब होता है कि कच्चा माल जिससे वो बनाया जाता है। जैसे बक्साइड है तो बक्साइड से तांबा बनता है, तो बक्साइड से ही निकलता है। तो उसी प्रकार इल्मेनाइट से आपका टाइटेनियम धातु निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अगर देखिएगा तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हमेशा पूछता है। CaS4 और 1/2H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो अभी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे लोग कि ये किसका अयस्क हो जाएगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम धातु का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसे ड्यूटेरियम और भारी जल के खोज के लिए वर्ष 1934 में रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेरोल्ड क्लेटर उरे के ये दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लिखी गई है। तो किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जब आप बचपन में पढ़ रहे होंगे तो ये चौथी या 5वीं कक्षा में ये आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय देखिएगा कि कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था, तो कैनिंग के द्वारा निभाया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि वे बाल विवाह और बहु विवाह के प्रबल विरोधी थे, एकदम सही है। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्रचार के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्था का द्वार खोले और ज्ञान पर परंपरागत एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया। ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक विद्वान और समाज सुधारक थे, और देखिए कि वो पश्चिमी विचारधारा के उदारवादी नीति के थे, यानी कि पश्चिमी विचारधारा को भी मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है 99 निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक बिटल विध्वंसक और मंजूर पत्रिका या पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशन फागुजी बंडोस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और उसे निम्नलिखित रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान
पारित प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिएगा कि पहला में दिया गया है, भारतीय सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये आपका एकदम सही है। कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करने की मांग की, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें उस समय ये मांग नहीं था। और देखिए कि थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। उस समय वायसराय एहो हुम थे। और देखिएगा कि सॉरी, वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ये आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे और एहो हुम इसके संस्थापक हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, दूसरा का गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि ये कब किया गया? तो 1875 याद रखेगा। 85 में तो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, इसके पहले ये किया गया था राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका मेन मकसद ये था। अगला क्वेश्चन है, गुड डिस्पैच जिसे प्राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नी कार्टा कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में ये जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कब जारी किया गया था? 1854 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से जिला स्तर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने का काम किया था। तो ये याद रखेगा। हुगली के युद्ध के निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां शामिल थी? तो हुगली के युद्ध में देखिए कि आपका अंग्रेज और डच था लोग हुगली का प्रशासक अपने पास रखने के लिए किया था लोग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया कि इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की और इसे स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। एकदम सही है। स्वदेशी प्रस्ताव देखिएगा कि 1905 में ही बंगाल विभाजन किया गया था और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जो कि अंग्रेजों का जितना भी वस्तु था उसके विद्रोह मतलब उसको नहीं अपनाना था और भारत का जो भी स्वदेशी वस्तु था उसको अपनाना था। नरम पंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया और इसके पक्ष में एक सशक्त पारित किया। ये गलत हो जाएगा। गरम पंथियों के द्वारा बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल के बाहर भी ले जाने का प्रयास किया गया। नरम पंथी चाहता था लोग कि बंगाल तक सीमित रहे। तो ये गलत हो जाएगा। तो एक सही है, दूसरा का गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडमक संधि 1879 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि अफगानिस्तान के अमीरों को अपनी विदेशी नीति भारत सरकार के परामर्श से संचालित करनी थी। एकदम सही है। ब्रिटिश को काबुल में एक अस्थायी रेजिमेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो एक तो ये पुर्तगाली है लोग, यही आप याद रखेगा। और देखिए कि पुर्तगाली जो था लोग समुद्री क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त कर लिया था लोग, यानी कि सबसे ज़्यादा ये शक्तिशाली था लोग संबंध में। तो कोई भी जहाज यहाँ से अगर जाता था तो उसको चुंगी के रूप में कुछ पैसा देना पड़ता था, वही है ब्लू वाटर पॉलिसी। जब कैप्टन विलियम शॉकिन जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचे तो इंग्लैंड का शासक निम्नलिखित में से कौन था?
तो इंग्लैंड का शासक उस समय कौन था? ये देखिए कि किंग जेम्स प्रथम था और इन्हीं के द्वारा भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की मुख्य भूमिका क्या थी? तो जमींदारों का अगर भूमिका का बात किया जाए तो ब्रिटिश सरकार की ओर से भू राजस्व संग्रह करना था, यानी कि भू राजस्व एकत्रित करना था और अंग्रेजों को देना था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसे जमींदारी प्रथा के रूप में भी जाना जाता है और 11/10 भाग देना था, एक भाग लेना था। तो ये याद रखिएगा। और सूर्यास्त कानून के रूप में भी ये जाना जाता है। कोई जमींदार अगर सूर्यास्त तक कर उपलब्ध नहीं कराता था, एक समय सीमा होता था, तो उसका जमींदारी छीन लिया जाता था। तो ये सूर्यास्त कानून के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नयनकारी प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डोमिंगो पेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिए कि नयनकारी प्रणाली का विस्तार से अध्ययन दो पुर्तगाली यात्रियों ने किया है, एक आपका डोमिंगो पायस और एक नूनीज के द्वारा किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, नूनीज के द्वारा भी किया गया है। नयनकारी ये क्या है? नयनकारा प्रणाली ये क्या बोलता है कि एक मतलब कि साम्राज्य के सैन्य प्रमुख होते थे और अपने पास यहाँ पे इनके पास सेना रखने का अधिकार दिया गया था। तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि महमूद गवा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पे विजय प्राप्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर क्षेत्र में कांची, एकदम सही है। और पश्चिमी तट पे गोवा, ये भी सही है। मालाबार तट नहीं आएगा, ये आपका केरल का तट है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हस्तांतरित संधि का नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका, देखिएगा कि पुरंदर का संधि के नाम से जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और ये कब हुआ है? तो 1665 ईस्वी में। तो ये याद रखेगा। अपनी दक्कन नीति के तहत औरंगजेब ने दक्कन में वायसराय इस्तरा खान को एक बड़ी मुगल सेना के साथ शिवाजी की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए भेजा जाता है और भारी सैन्य दबाव का सामना करते हुए शिवाजी ने बातचीत की और इसका परिणाम पुरंदर का संधि निकल के आया। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता की स्थिति थी। तो इस समय देखिए कि दक्कन के शासकों के कारण कमजोर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि शब्द दिया गया है और इसका अर्थ दिया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही का उल्लेख करना है, यानी कौन सा इसमें सही है तो ये बताना है। ददनी, ददनी ये कारीगरों को कच्चा माल और व्यापार द्वारा अग्रिम राशि आपूर्ति, एकदम सही है। कनकुत, ये जो कनकुत होता था ये भूमि माप और फसल उत्पादन पर आधारित राजस्व आकलन की एक विधि था। ये आपका गलत हो जाएगा, इसका यहाँ पे दिया गया है तो ये गलत है। कारवानी देखिएगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी मात्रा में अनाज और ट्रांसपोर्ट करने का व्यापारी होता था लोग, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है तो ये भी गलत है। सराफ जो होता था साहूकार और बैंकर होता था लोग, तो ये भी आपका गलत है, इसका यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहराबों के नीचे निर्मित कमल की कली वाले किनारों के रूप में जाने जाने वाली स्थापत्य विशेषता निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खिलजी वंश के दौरान यह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 117 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, एक तरफ अधिकारी दिया गया है और एक तरफ भूमिका या विशेषता दिया गया है, तो कौन सा सही है ये बताना है। समाहर्ता, करों के आकलन और सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी और संग्रहकर्ता होता था लोग, एकदम सही है। सनिधाता, राजकोष और भंडारगृह का मुख्य संरक्षक, ये भी सही है। महामात्र, मौर्य प्रशासन में मंत्री, सेनापति
मुख्य लेखाकार जैसे कार्य करने वाला उच्च अधिकारी। ये भी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यिक ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? तो इसमें बताना है कि कौन सा जैन परंपरा से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आचार राग सूत्र, एकदम सही है। सूत्र कीर्तांगी, ये भी सही है। कल्प सूत्र, ये भी सही है। और भगवती सूत्र, ये भी सही है। मणि मैखले, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका तमिल साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 1 2 3 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यहाँ पे बताना है। पहला में दिया गया है कि गंधार मूर्ति कला परंपरा बैक्ट्रियन, पार्थियन और स्थानीय कलात्मक प्रभाव से विकसित हुआ, एकदम सही है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्ति वस्त्र और शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से परिष्कृत विवरण प्रदर्शित करती है, जो प्रतीकात्मक अमूर्ति अमूर्तता के स्थान पे शास्त्रीय यथार्थवाद को दर्शाता है, ये भी सही है। देखिए कि गंधार कला आपका किस समय विकसित होता है? तो लगभग 100 ईस्वी के आसपास में कनिष्क के समय में ये विकसित होता है। और देखिए कि गंधार कला में जो आप गौतम बुद्ध के घुंघराला बाल देखे होंगे, तो वह वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक रूप ध्रुपद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। पहला में दिया गया है ध्रुपद रचनाएं बिना किसी गीतात्मक घटक के शुद्ध वाद्य संगीतों के उपयोग पर आधारित है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें गीत गाया जाता है उस समय। और ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्रचलित और सबसे भाव कहें या गहनता संज्ञानात्मक अनुशासन मूल की ये आपका संगीत है। बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास मुगल काल के दौरान ध्रुपद परंपरा के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे, ये आपका सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, भारत के अक्षांशीय विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है भारत की पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो राजस्थान में स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा कॉल होगा, इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा कि अक्षांशीय विस्तार का बात किया जा रहा है, तो जो गुहार मोती है ये आपका राजस्थान में नहीं गुजरात में है। और यहीं पे अगर पश्चिम के जब पूर्व दिया रहे तो कौन सा हो जाएगा, कीबूती हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। इंदिरा पॉइंट ये आपका दक्षिणतम नहीं सबसे उत्तर का ये बिंदु है, और इंदिरा कॉल रहता तो दक्षिणतम हो जाता। तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण अगर व्यवस्थित किया जाए तो देखिए कि सबसे पहले कौन आ जाएगा। थोड़ा सा अगर मैप यहाँ पे बना दिया जाए तो आपको ज़्यादा, चलिए मैप बनाना यहाँ पे कठिन है, ऐसे ही समझा देते हैं। सबसे आपका अरुणाचल प्रदेश उत्तर में है, तो 3 सबसे पहले आएगा, तो ये तो कट गया। उसके बाद नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड के बाद मणिपुर और मिजोरम सबसे नीचे है। तो 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें चुनना है, सभी भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत के सभी राज्यों में कम है, ये आपका सही है, तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी हिमालय दर्रों और उनसे संबंधित राज्यों के युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से
उत्तर चुनना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है सिपकिला दर्रा या सिपकिला, ला मतलब दर्रा ही होता है, उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में है और देखिए कि ये चीन के सीमा के पास में है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। तो पहला गलत हो गया। लेपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में है और यहाँ पे देखिए कि नेपाल, चीन और भारत का सीमा पड़ता है, ये त्रि जंक्शन के रूप में जाना जाता है, तो ये भी गलत है। जोजिला देखिए कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, ये आपका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यहाँ पे चुनना है। पहला में दिया गया है, इसका सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है, ये आपका गलत हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है। पठार से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्वी की ओर बहती है, ये आपका एकदम सही है, तो देखिए कि इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है 126 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिगरौली दिया गया है, तो ये सिगरौली कहाँ पे है ये बताना है। सुंदरगढ़, कालाहांडी, क्यूझोर, ये सब कहाँ पे है ये बताना है। तो देखिए कि ये सब धात्विक खनिज का खनन क्षेत्र है। आपका सिंगरौली जो है ये कोयला क्षेत्र है और क्योझोर जो है ये आपका लौह क्षेत्र है। सुंदरगढ़ जो है ये आपका मैग्नीज क्षेत्र है और कालाहांडी आपका बक्साइट क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर और इसमें देखिए कि शिखर दिया गया है और इधर द्वीप दिया गया है, तो इसमें मिलान करना है। ए में दिया गया है सेंडल पीक, इसका आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान द्वीप, तो एक का आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए कि एक का 3 इसमें। अब यहाँ पे देखिए कि माउंट थुलियट, माउंट थुलियट ये कहाँ का है? तो ये आपका ग्रेट निकोबार का है। और माउंट हैरियट ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये दक्षिणी अंडमान का हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि माउंट डियाबोलो ये मध्य अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है, तो मिलान करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आपका सेंडल पीक हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें नदी दिया गया है और इसका स्रोत दिया गया है, यानी हिमनद स्रोत। तो देखिए कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तो सिंधु नदी आपका बुखरचू से निकलता है, तो ये आपका हो जाएगा मानसरोवर झील के पास में ही है बोखरचू। तो जिसे देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील मान लीजिए कि ये है, तो एक इसका स्थान का नाम है बोखरचू, वहाँ से ये निकलता है। और वहीं पे देखिए कि यहीं से भारत का सबसे लंबी नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वो भी निकलता है चेमा युंगडुंग से, तो ये आप याद रखेगा। अलकनंदा, अलकनंदा ये कहाँ से निकलता है? तो सतोपत हिमाद्री से निकलता है, तो बी का 3 हो जाएगा। और देखिएगा कि गोरी गंगा कहाँ से निकलता है? तो ये आपका निकलता है मिलाप हिन्नत से, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। और मंदाकिनी तो जानते ही हैं कि चोराबाड़ी हिमनद से निकलता है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलता है, यमुना यमुनोत्री से निकलता है, अलकनंदा सतोपत हो जाएगा। और देखिए कि पिंडार नदी पिंडार हिमनद से निकलता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और आगे देखा जाएगा तो एक का आपका 2, तो ये कट गया, ये कट गया। बी का आपका कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल नीनो और ला नीना भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि अल नीनो घटना के कारण मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होता है, जिससे सामान्यतः भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, एकदम सही है। अगला पॉइंट देखेंगे, ला नीना घटना का विशेषता उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बेहतर और अधिक प्रचुर मानसून वर्षा होती है, ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 130 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है
भारत के भारत के उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत वन है, जो किसी भी अन्य वन श्रेणी की तुलना में अधिक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है, एकदम सही है। सौगान, साल, शीशम, महुआ आंध्र वर्णपाती वनों के उदाहरण है, जबकि तेंदु, अमल, ताल, बेल और खैर शुष्क वर्णपाती वनों से संबंधित है। ये अभी आपका सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में गन्ने की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है और देखिएगा कि इसमें पहला में दिया गया है कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, जो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में सर्वाधिक अच्छी तरीके से विकसित होता है, एकदम सही है। इसे 75 से 100 डिग्री सेमीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है तथा कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में यह सिंचाई पर निर्भर रहती है, ये भी सही है। उत्तर भारत में उगाए गए गन्नों में सुक्रोज की मात्रा दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में अधिक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में देखिए कि काली मिट्टी आपका मिलता है गुजरात और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए कि उस साइड के जो गन्ना होता है लोग, उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होता है उत्तर भारत की तुलना में, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो इस प्रकार देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और राज्य पूछा जा रहा है। इसे झूम कृषि बोला जाता है और वर्ण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखिए कि जो ये ज़्यादातर पर्वतीय एरिया में होता है। यहाँ के जंगल साफ किया जाता है और जंगल को जला के उसे खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वहाँ की भूमि का उर्वरक क्षमता कम हो जाता है, फिर वहाँ से माइग्रेट करके दूसरा का जगह पे जाया जाता है, फिर यही प्रक्रिया चलते रहता है। तो इसमें अगर मिलान किया जाए तो देखिएगा झूम कृषि ये आपका कहाँ का बोला जाएगा? तो ये आपका उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएगा, जिसमें आप देखिए कि मिजोरम, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, असम ये सब आ जाएगा। तो ये आपका 1 का 3 हो जाएगा। कुमारी कहाँ का है? तो कुमारी आपका पश्चिमी घाट का है। दहिया या बेबर कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का। और बाल्टे कहाँ का हो जाएगा? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान। 1 का 3 तो मिलान कीजिएगा, ये कट गया, ये कट गया। बी का आपका 1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत इसमें चुनना है और दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर दीजिए। कीर बोले ये हीरे की खान है, ये तो आपका सही सुमेलित है। और रूर क्षेत्र ये कोयला का खान है, ये भी आपका सही सुमेलित है। मोजाम्बी रेंज ये आपका पेट्रोलियम दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। चूंकि कमाटा ये तांबा उत्पादन है, ये भी आपका सही है। तो देखिए इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर केवल सी सही हो जाएगा, केवल 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर। इसमें देखिए कि बंदरगाह और अवस्थिति बताना है, मिलान करना है। तो देखिए चलिए मिलान किया जाए। पहला में दिया गया है रोटरडैम बंदरगाह, ये आपका कहाँ पे है? तो ये नीदरलैंड में है। बुसान बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिण कोरिया में है। और अली बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में है। अंशदोह बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये आपका इजराइल में है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि 1 का 1 हो जाएगा, तो तीनों में दिया गया है। बी का 4 हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से महासागरीय गर्तों और उनके निकटवर्ती महासागरों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी गलत बताना है। तो पहला में देखिएगा कि दिया गया है मरियाना गर्त, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का है और ये एकदम सही है। लगभग 11 किलोमीटर खाई है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये अभी तक का खाई है। मुलैन होल आर्कटिक महासागर, ये भी सही है। आटाकामा गर्त ये अटलांटिक महासागर दिया गया है, जो कि ये आपका गलत हो जाएगा।
अटाकामा गर्त ये प्रशांत महासागर में है, तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। जावा गर्त हिंद महासागर हो जाएगा, तो देखिए कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा संप्रभु अफ्रीकी राष्ट्र विक्टोरिया झील के जल के साथ प्रत्यक्ष भौगोलिक तट साझा करता है? तो इसमें आपका देखिएगा कि कौन-कौन हो जाएगा, तो युगांडा हो जाएगा, केनिया हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा, रवांडा नहीं होगा। तो 1, 2 और 3 इसमें आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित अंतसागरीय जल निकायों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें देखिएगा कि कूट के सहायता से उपयोग करना है। तो इसमें आपका पहला में देखिएगा, पश्चिम से पूर्व में करना है, तो काला सागर पहले आ जाएगा और काला सागर के बाद देखिएगा कैस्पियन सागर, उसके बाद अरल सागर आ जाएगा। तो इस ये जो है ये बिना मैप के आपको समझ में नहीं आएगा, मैप देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे तो मैप कोई दिया नहीं है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए, काला सागर रूस का एक क्षेत्र पड़ता है और यूक्रेन का, उसके ऊपर जाइएगा कैस्पियन सागर पड़ेगा और उसके ऊपर अरल सागर पड़ेगा। अरल सागर देखिएगा कि ये सूख रहा है धीरे धीरे, तो ये खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदियाँ सीधे काला सागर में मिलती है? तो काला सागर में मिलने वाले अगर नदी का बात किया जाए, तो इसमें आपका हो जाएगा देवनी नदी, नीपर नदी और राइन नदी तो नहीं होगा, राइन नदी तो दूसरा जगह, ये यूरोप में पड़ेगा। निस्ट नदी ये आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस जलाशय से में गिरती है? तो बोल्गा नदी देखिएगा कि किस जलाशय में गिरती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थिर है? तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा स्थिर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोजाम्बे मरुस्थल, सोनोरवल मरुस्थल, चहुआनवा मरुस्थल और ग्रेट बेसिन हो जाएगा। चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे आप बना लीजिएगा। इसमें दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में 8 एट ऑफ रेट और 3 का अर्थ 35 दिया गया है और 11 एट ऑफ रेट 4 का अर्थ 59 दिया गया है। उसी कूट भाषा में 14 एट ऑफ रेट 5 का क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा 89। एक निश्चित कूट भाषा में इतना का 78 दिया गया है, इतना का 49 दिया गया है, उसी कूट भाषा में इतना का क्या हो जाएगा? तो ये सभी आपका जोड़ दिया गया है और जोड़ के बताया गया है, जैसे कि पी का मान आपका 16 होता है और टी का 20 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एन का 14 और एल का 13 और एक ये हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, वैसे ही इसे जोड़िएगा इतना आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? तो इसको जोड़िएगा तो 95 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 143 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विषम युग्म है? तो देखिए कि बैरोमीटर वायु दाब मापता है और वैसे ही हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, थर्मामीटर तापमान मापता है, तो एमीमीटर क्या मापेगा? ये आपका वोल्टेज दिया गया है, लेकिन एमीमीटर वोल्टेज नहीं मापता है, ये विद्युत धारा मापता है, तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित 4 युग्म में से 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो देखिए कि इसमें से कौन सा भिन्न है ये बताना है, तो ये आपका 41 और ये आपका भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखिएगा कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपका 196 होता है और 1 और 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो 201 दिया गया है। वैसे ही ये भी होगा और ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कूट भाषा में C7 बटा 2m दिया गया है और ये यहाँ पे इतना दिया गया है और इतना दिया गया है, तो इतना लिखा जाता है, तो इतना का कैसे लिखा जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, तो भिन्न इसमें से चुनना है। तो इसमें भिन्न कौन-सा है? तो देखिएगा
न्याय, निगमन, कूटनीति, असमानता, कथक एवं निष्कर्ष। देखिए श्रृंखला, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। 147 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका 147 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसे आप बना लीजिएगा। इसका सी दिया गया है 32 वर्ष। अनुपात का ये क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि आपका अर्जुन बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है, ये दिशा वाला क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा? तो इसका देखिएगा कि आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि माइनस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुना है। अच्छा सॉरी, प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो मान कौन सा होगा? तो ये मान आपको चेंज करना है जो जहाँ-जहाँ पे है, और चेंज करके उसके बाद जब निकालिएगा तो आपका 45 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ताकि आगे और भी बनाया जा सके। और इसे यहीं समाप्त कर दिए हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं, बाकी तो सभी सॉल्व हो ही गए हैं। तो ये समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।